साथियों नमस्कार। पीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जितेंद्र पटले जी से। ये बिलासपुर के रहने वाले हैं और अजाक्स में और अंबेडकर ज्ञान केंद्र आदि बहुत सारे सामाजिक गतिविधियां ये करते हैं, एक बड़ा काम ये कर रहे हैं। आज मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। जितेंद्र पटले जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद संजीव जी, और सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम है, जय संविधान जी। जी, तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितेंद्र पटले जी बिलासपुर में फिलहाल रहते हैं। वो साक्षरता मिशन में जिला परियोजना अधिकारी हैं। एक महत्वपूर्ण पद में रहते हुए भी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी जिसको कहते हैं, समाज से जो लिया है उसको वापस लौटाना, और नहीं भी लिया है तो भी लौटाना, एक बड़ी बात है। एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो पटले जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? जी जी संजीव जी, मैं अपने बायोडाटा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मूलतः मैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हूँ। मेरा ग्राम जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ही है। मस्तूरी विकास खंड बिलासपुर जिले के एक ग्राम केवतरा है जो पचपेड़ी के करीब में है। पचपेड़ी से जुड़ा हुआ गांव है, केवतरा नाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई है ग्राम केवतरा में ही हुई है। प्राथमिक शाला ग्राम केवतरा में हुई है। माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम पचपेड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही मेरी पूरी पढ़ाई संपन्न हुई है। और चूँकि मेरी रुचि तो थी कि मैं उस समय में गणित लेकर के पढ़ूँ, लेकिन चूँकि वहाँ पर गणित संकाय ही नहीं खुला था और हम बहुत कोशिश किए कि गणित संकाय खुल जाए, लेकिन वहाँ नहीं खुल पाया किन्हीं कारणों से। तो हमको बायोलॉजी पढ़ना पड़ा और हम बायोलॉजी लेकर के हायर सेकेंडरी वहाँ से पढ़े। और उसके बाद फिर क्योंकि महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करनी थी, हम बिलासपुर आए। बिलासपुर में साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ और साइंस कॉलेज के करीब ही जो पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास है वहाँ भी प्रवेश मिल गया और वहाँ हम लोग रह करके साइंस कॉलेज में अध्ययन किए। बीएससी मैंने साइंस कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मैं एमएससी ना करके मैं अंग्रेजी विषय को प्राथमिकता दिया और इंग्लिश में एमए करने के लिए शासकीय जो वर्तमान में जो जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज है जराभाठा में, वहाँ से मैंने एमए अंग्रेजी में किया। उसके बाद मैं और अपनी शिक्षा को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने के लिए मैं जो है एमए पॉलिटिकल साइंस में भी किया, एमए सोशियोलॉजी में भी किया और एमए एजुकेशन में भी मैंने किया। तो इस तरह से मैं इस तरह से मैंने थोड़ा सा सभी प्रकार की जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा हमेशा से रही है। इसलिए मैंने सभी लगभग कुछ और डिग्रियां लेने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हूँ। मानवाधिकार आयोग से जो डिप्लोमा होता है दिल्ली से, वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हूँ और इस तरह से मेरा एजुकेशन है। जी। और फिर आप उसके बाद आपकी सर्विस लग गई और आप बिलासपुर में शिफ्ट हो गए। जी बिल्कुल। देखिए सर्विस लगने के मैं बताना चाहूँगा। सर्विस अब जब मुझे बायोडाटा बतानी ही है तो मुझे इस बात को बताना जरूर चाहिए कि सर्विस लगी, उसके बाद मैं तत्काल बिलासपुर में शिफ्ट नहीं हुआ। सर्विस लगी तो मैं गांव में ही था और गांव में जब हम देखे, गांव का माहौल देखे कि हम तो शासकीय विद्यालय में पढ़ रहे थे, वहाँ पर शिक्षकों का अभाव, तरह के सुविधाओं का अभाव को हम झेले हुए थे। तो हम लोग सोचे कि जब हमारे बाल बच्चे होंगे या उस समय तत्कालीन समय में हमको आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे बाल बच्चे जब होंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। हम ऐसे स्थिति से नहीं गुजर रहे थे कि हम उस समय में हम यहाँ रह पाते, शहरों में रह पाते। हम कोशिश किए जैसे ही हमको आवश्यकता हो कि हमारे बाल बच्चों के लिए अब क्या सुविधा है गांव में, तो हम खुद एक निजी विद्यालय संचालन करने की शुरुआत हमने की।
जिसमें हम अपने ही बच्चों को सबसे पहले हमने एडमिशन दिया। और वो हमारे जो दिवंगत पिताजी के नाम से मैंने एक विद्यालय वहाँ पर ओपन की थी, BR मेमोरियल स्कूल करके, और वो लगभग 4 से 5 साल वो स्कूल चला और वो बंद हुआ, उसका भी बहुत ही सार्थक कारण था। और उस स्कूल में हमने अपने बच्चों को एडमिशन कराया, साथ ही साथ क्षेत्र के जितने भी जो उत्सुक बच्चे थे, जो जागरूक गार्जियन थे, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, वे भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाए। और पहली ऐसी संस्था थी वो विद्यालय हमारे उस क्षेत्र के, जहाँ से प्रथम बैच में ही 3 बच्चे नवोदय विद्यालय में उस विद्यालय से सेलेक्ट हुए थे। और आज वो बच्चे जो है अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये उस समय की आवश्यकता के अनुरूप हमने शिक्षा को महत्व दिया, विद्यालय खोलने का प्रयास किया। मैं इसके आगे और बताना चाहूँगा संजीव जी कि हम जिन शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि उच्च शिक्षा का इतना ज़्यादा अभाव था कि हम दूर-दूर तक के किसी भी गाँव में हम चले जाते, कहीं पर भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी, न लड़के न लड़कियाँ, कहीं पर भी नहीं मिलती थी। कहीं भी कोई, माने इनका बिल्कुल अभाव था। वो जैसे ही 12वीं पढ़ाई करते, उसके बाद उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता था कि शहर में जाकर के पढ़ने से ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उँगली में गिनती के लोग ही थे जो शहर में जाकर के वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। और जो 95% जो कृषक वर्गीय जो जनसंख्या है, वो दूर होने के कारण, अर्थाभाव के कारण शहर में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन सब को हमने करीबी से देखा और इन्हीं सब का असर हुआ कि हम पचपेड़ी में ही एक महाविद्यालय की स्थापना की कल्पना की। मैं और मेरे मित्र उस समय पचपेड़ी में ही, वो भी शासकीय सेवा में थे, श्री PC जयसी जी, और दोनों ने मिल करके हम लोगों ने एक कल्पना किया, एक प्रयास किया कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में एक उच्च शिक्षा की स्थापना करें। और तत्कालीन समय में संत गुरु घासीदास महाविद्यालय के नाम से हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की स्थापना पचपेड़ी में की थी। और आज उस डिग्री कॉलेज को 22 वर्ष कंप्लीट हो चुका है कह दीजिए। और वो डिग्री कॉलेज के माध्यम से आप अभी जब जाएंगे पूरे क्षेत्र में, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारे महाविद्यालय के बच्चे आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे। मतलब हमारे महाविद्यालय की ही देन है कि हर गांव में महिला हो, पुरुष हो, बहू बेटियां, सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब करके आज उच्च शिक्षा को प्राप्त हैं। और उसी उच्च शिक्षा के आधार पर वो विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवा है, निजी सेवा है, उन सब में जाकर के नियुक्त भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो एजुकेशन की जो पृष्ठभूमि है, हम जो सेवा का कार्य जो चुना हम लोगों ने, वो ऐसे सोच करके चुना कि जो जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो उस क्षेत्र की आवश्यकता थी, हमारी निजी आवश्यकता थी, और उन सब चीजों को देखते हुए हमने इस तरह से उच्च शिक्षा की स्थापना करने की कोशिश की। आगे जैसे ही हम ऐसा लगा कि हमको और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए, और हम लोकल वहाँ पर रह करके वो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और इस दृष्टिकोण से हमको शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और आज मैं भले ही शहर में हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई बात होती है, वैसे भी महाविद्यालय उस पचपेड़ी ग्राम में ही है, और वहाँ तो मेरा आना जाना ही है, और मेरा पैतृक निवास भी है, कुछ वहाँ पर कुछ अपना जमीन जायदाद भी है। वो सब चीज़ के देख रेख के लिए मुझे हमेशा से गांव आना जाना पड़ता है, और मैं बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ हूँ। भले ही मैं शहर में बच्चों के कारण रहता हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ कि उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जैसे कि हम वर्तमान परिवेश को देखते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, वो डिग्री के जो विषय और पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं उससे भिन्न रहते हैं। और इसी भिन्नता के कारण जो कोचिंग संस्थाएं, जो व्यावसायिक कोचिंग संस्थाएं हैं, वो फल फूल रहे हैं शहरों में। असल में इस बीच में पूछना चाह रहा था आपसे, आप इस मामले में अभी और बात करेंगे हम लोग, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्विस लगता है और अपने घर परिवार में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपने समाज को, टू सोसाइटी का जो आपके मन में आया भावना,
जो आपके मन में आया है कि कैसे बाबा गुरु घासीदास के बताए रास्ते पे चले, डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पे चले, भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पे चले, ये आपके मन में कब आया और कैसे लगा कि इस रास्ते पे हमको चलना चाहिए? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, जब हम आत्म विश्लेषण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस मुकाम पे हैं, वो कहीं न कहीं उस मुकाम में हमको पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं, वो रास्ता जो है समाज से चल कर के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से चल कर के, और कहीं न कहीं जो सामाजिक जो परिस्थिति है, उनके कारण उत्पन्न जो प्रावधान हैं, जो संविधान में प्रावधानित किए गए हैं, उससे लाभ लेकर के हमने अर्जित किया है, ये मैं महसूस करता हूँ। मैं जो भी वर्तमान में हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत पूंजी नहीं मानता। मैं कहीं न कहीं उसमें समाज का योगदान मानता हूँ, कहीं न कहीं संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर का। इस तरह से मैं अभी भी वर्तमान में मैं समाज का ऋणी महसूस करता हूँ अपने आप को, बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी महसूस करता हूँ, संविधान का ऋणी महसूस करता हूँ। जब ये भाव मेरे अंदर पैदा होता है कि मैं कहीं न कहीं ऋणी हूँ, तो उस ऋण को चुकाने का भी भाव मेरे अंदर पैदा होता है। तभी मैं ये सोच अपने आप में उत्पन्न करता हूँ कि उस ऋण को कैसे चुकाया जाए। तो ये इन्हीं सब ये सामाजिक गतिविधियां आप मेरे द्वारा जो आप देख पाते हैं, ये सब इन्हीं परिकल्पनाओं का ही असर है कि ये सब मैं कर पाता हूँ। जी। उसके बाद आप जो है अजाक्स से आप जुड़े जी। और फिर आपने अजाक्स में भी बहुत सारी गतिविधियां आपने की। अभी आप प्रांतीय सचिव है मेरा ख्याल है अजाक्स में। जी, प्रांतीय संगठन सचिव हूँ मैं। जी। प्रांतीय संगठन सचिव हैं आप। जी। और अम्बेडकर ज्ञान केंद्र जो अभी विगत मेरा ख्याल है कि 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने के आस-पास हो रहा होगा। जी, जी, तो बिल्कुल। इसके बारे में बताइए कि ये जो आपने कोचिंग का जो आपने कल्पना किया कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? कोचिंग संस्थान तो बहुत सारी हैं बिलासपुर में और छत्तीसगढ़ में अभी कोचिंग का हब माना जाता है बिलासपुर को। जी। तो ऐसा क्या कारण आपको महसूस हुआ कि ये जो संस्था जो है, ये शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी? संजीव जी, अंबेडकर ज्ञान केंद्र खोलने से पहले जो हमारे मन में जो चीज़ें आई, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोगों ने ये सोचा कि जैसे जो सीजीपीएससी सेलेक्ट होते हैं बच्चे, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं और वो जब इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उनके अंदर झिझक, डर एक मतलब स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है, जिसके कारण वो कम अंक प्राप्त कर पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ को सोच करके हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था करें। मैं बताना चाहूँगा इस विषय में कि सबसे पहले हम लोगों ने सीजीपीएससी के लिए मॉक इंटरव्यू हम 2022 में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें 11 बच्चों ने भाग लिया था, मॉक इंटरव्यू, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, उसमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 11 बच्चों में से, प्रशासनिक पदों हाँ, में। दूसरी बार हाँ। जब हमने मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया निःशुल्क, उन बच्चों से हमने कुछ भी शुल्क नहीं लिया। जो सेलेक्ट हुए थे मेंस एग्जाम में, उनके लिए हमने मॉक इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज किया और उनमें 20 बच्चों ने भाग लिया। उन 20 बच्चों में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उन 7 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे निकले जो यूआर में सिलेक्शन प्राप्त किए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमको लगा कि हम इस तरह से यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, लोगों को अवसर देंगे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज एक कदम आगे बढ़ करके भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ये हम सोचे। और इन्हीं सोच का परिणाम है, इसी बीच में हमारे अजाक्स के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी की हमेशा से संकल्पना रही है कि वो सोचते रहे कि कैसे समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, कैसे हम समाज के जो निर्धन, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो अर्थाभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं और वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे इस चीज को करें। तो इसी कड़ी में सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही में डॉक्टर भारती जी के ही निर्देशन में, उनके ही मार्गदर्शन में गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो अजाक्स की जो इकाई है, उनके द्वारा निःशुल्क वहाँ पर व्यावसायिक जो परीक्षाएं हैं, प्री बीएड है, प्री डीएड है और नीट है और जेई है,
इस तरह की परीक्षाएं जो है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था वहां प्रारंभ की गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहला बैच में ही 290 बच्चों का पंजीयन हुआ और 290 बच्चे वहां से कोचिंग प्राप्त करके बहुत ही सफलतम रूप से निकले। और अभी द्वितीय बैच वहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। और उसी समय हम लोगों ने सोचा, क्योंकि क्या है, बिलासपुर जो है एक तरह से एजुकेशन हब है छत्तीसगढ़ का कोचिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि इतनी सारी कोचिंग संस्थाएं बिलासपुर में हैं। लेकिन हम उन कोचिंग संस्थाओं के बारे में, उनकी शुल्क के बारे में हम जब सोचते हैं और यहाँ के रहने खाने के जो खर्च के बारे में हम सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो निर्धन प्रतिभावान जो बच्चे हैं, उनके लिए एफर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। और निश्चित तौर से हम इसी संकल्पना को हम लेकर के आगे बढ़े कि क्यों ना हम उनको एक सुविधा दें कि बिलासपुर में एक ऐसी कोचिंग संस्थान का संचालन करें जिसमें जो सीजीपीएससी से संबंधित हो, यूपीएससी से संबंधित हो, ताकि बच्चे यदि प्रशासनिक पदों में जाना चाहते हैं और वो अर्थाभाव के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम अच्छे शिक्षकों द्वारा एक जगह एक कोचिंग क्लास की स्थापना करके उन बच्चों को एक जगह बुलाएं और एक जगह बुला करके उनको निःशुल्क कोचिंग प्रदान करें। और इन्हीं संकल्पना का परिणाम है कि आज बिलासपुर में डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र के नाम से एक कोचिंग संस्थान, निःशुल्क कोचिंग संस्थान संचालित है, जिसमें हमारे बहुत से अधिकारी कर्मचारी स्वस्फूर्त होकर के इसमें अपना आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। जो आकस्मिक खर्च होते हैं, जैसे हमारे शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करना है, भवन के रखरखाव, उनके किराया और अन्य जो आकस्मिक चीजें हैं, आकस्मिक खर्च है, उनके भुगतान के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी जो इसमें संलग्न है वो सब स्वस्फूर्त होकर के यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। और ये डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र के रूप में एक बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए समाजोपयोगी कार्य हमको ऐसा लगता है कि हम कर पा रहे हैं। और ये यही सोच है कि हम जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं ऐसा समझता हूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र न केवल बिलासपुर में बल्कि प्रत्येक जिले में, हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक जिले में ये अंबेडकर ज्ञान केंद्र की स्थापना हो। रायपुर में यूपीएससी के लिए भी हम कोचिंग डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र के रूप में वहां पर भी हम ओपन करने की बात सोच रहे हैं। और सभी कोचिंग संस्थाएं जितने भी खुलेंगी, सबकी एक ही वहां पर अवधारणा रहेगी कि वहां पर निर्धन प्रतिभावान, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के और सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, वो वहां पर जा करके निःशुल्क अध्ययन कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जी संजीव जी, तो बहुत अच्छा है आपका विचार कि आप जो खासतौर पर आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए आपने ये सोचा है। तो अभी कितने बच्चों को लेकर के काम कर रहे हैं और क्या टारगेट है हमारा अभी जो जिस बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, जी, जी संजीव जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में हमारे 40 बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं बिलासपुर में। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमने कोशिश की है कि अत्याधुनिक उनको हम अध्यापन से संबंधित हम सुविधा प्रदान कर पाएँ, है ना? हमारे अधिकारी कर्मचारी स्वस्फूर्त होकर के वहाँ पर डोनेट कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि आज वहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। वहाँ पर कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था। हम आगे चल करके उनको एक बहुत ही अपडेटेड और उन्नत एक लाइब्रेरी हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पर रेफरेंस बुक, पत्र पत्रिकाएं और रोजगार समाचार, रोजगार नियोजन इत्यादि जितने भी संसाधन हैं वो हम देंगे। और इसके साथ साथ हम एक चीज और व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे, क्या होता है कि जब कोई फॉर्म भरने की बात होती है, सरकार शासकीय सेवा हो या कोई अन्य प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की बात होती है, तो उस समय भी उनके सामने एक संकट पैदा हो जाता है कि वो किसी निजी कंप्यूटर संस्थान में उनको जाना पड़ता है, किसी चॉइस सेंटर में उनको जाना पड़ता है, कुछ शुल्क देना पड़ता है और लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उसमें तरह तरह की समस्या आती है। तो हमने ये भी एक व्यवस्था देने की सोची है कि हम उनको निःशुल्क रूप से जितने भी शासकीय सेवा से संबंधित जो फॉर्म जो भरना चाहेंगे, वो हम निःशुल्क अंबेडकर ज्ञान केंद्र में एक सेल बनाएंगे। वहाँ पर रोजगार पंजीयन के लिए हम एक सेल बनाएंगे और उस सेल के माध्यम से हम उनको जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहेगा, चाहे प्रवेश परीक्षा के लिए हो,
चाहे वो किसी रोजगार के लिए हो, चाहे शासकीय सेवा के लिए हो। यदि वो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको हम निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे और इस तरह से हम योजना लेकर के चल रहे हैं संजीव जी। मान लीजिए कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहता है, तो कैसे वो जुड़े? क्या है साधन अपने पास? कोई जी, वेबसाइट जी। हो या कोई नंबर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वर्तमान में CGAJARS.in एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाकर के वो बच्चा जो है जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीयन कर सकते हैं और वो हमारे पास उनका पूरा बायोडाटा आ जाता है, हम उनसे संपर्क करते हैं और उनकी एक जैसे वो मास में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो चूँकि सीटें हमारे पास कम हैं। अभी बैठक व्यवस्था हमारी 60 लोगों की है, तो इस लिहाज से हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं उनका। एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से यदि हम उनका ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल योग्य हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने योग्य है, उनको हम कोचिंग देंगे तो हम उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये ऐसे बच्चों का हम चयन करते हैं और चयन करके हम उनको कोचिंग देने की शुरुआत करते हैं। वो प्रवेश जी। प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th पास हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएट हैं, तो 12th पास लोगों के लिए भी जो बहुत सारी जी, वैकेंसीज़ निकलती है जी, जी, ना? जी। जी, मैं और कुछ जी। ग्रेजुएट लोगों के लिए भी निकलती है, तो कैसी योजनाएँ हैं? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा डिटेल हमारे दर्शकों को पता चल जाए, तो वो उनके लिए सुविधाजनक होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए संजीव जी, व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है या प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होती है, वो हायर हुँ, सेकेंडरी स्तर के लोगों के लिए भी होती हैं और ग्रेजुएट लोगों के लिए भी होती हैं। तो निश्चित तौर से हम उसमें से क्या है, कुछ कॉमन ऐसे विषय होते हैं, जो दोनों के हुँ, लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे ठीक। जीके से संबंधित है, रीजनिंग है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, कुछ ऐसे विषय होते हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, है और कुछ विषय होते हैं जो कॉमन है, दोनों में पढ़ाए जाते हैं। तो ठीक। ऐसे विषयों की पढ़ाई हम जो है वहाँ पर कर रहे हैं, करवा रहे हैं और उनमें हम दोनों बच्चों को लेते हैं। हम 12वीं पास बच्चों को भी लेते हैं और ग्रेजुएट बच्चों को भी लेते हैं। और यहाँ तक के आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से या प्रीवियस से या जिस भी कक्षा में है वो, उस कक्षा से यदि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करना चाहता है, तो बच्चा आ सकता है। यदि प्रथम वर्ष में है तब भी वो आ सकता है, द्वितीय वर्ष में है तब भी आ सकता है, ग्रेजुएट है तब भी आ सकता है और 12वीं पास है केवल तब भी वह आकर के निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकता है। तो जी सर। बहुत अच्छा और बढ़िया जानकारी आपने दिया। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा और दूसरे जिलों में भी इस तरह से शुरुआत करने में मुझको लगता है कि मदद मिलेगी। अभी फ़िलहाल गौरेला, पेंड्रा और बिलासपुर में ये कोचिंग संस्थाएँ संचालित है। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबरों को और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ना चाहें तो वेबसाइट के माध्यम से आप जितेंद्र पटले जी से और उनकी जो टीम है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी बताइए कि अब मैं जाते-जाते आपसे यही पूछना चाहूँगा कि और क्या योजनाएँ हैं, क्या प्लान है भविष्य में आप कुछ योजना हो तो इसके बारे में कुछ बताइए? निश्चित तौर से संजीव जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हम योजनाएँ हमने सोची है, वो शिक्षा और रोज़गार को लेकर ही सोची है। हम बहुत आगे बढ़िया। चल करके वहाँ पर रोज़गार संबंधी कुछ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेंगे। विभिन्न जो रोज़गार केंद्र हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको हम वहाँ पर बुलाएँगे, आमंत्रित करेंगे और उनके विभाग में जो योजनाएँ संचालित हैं, जिनसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, वो लाभ लेकर के उनसे जुड़ करके यदि कोई रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं, कोई और छोटे-मोटे लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा। उनको हम बुला करके उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। बहुत जी बढ़िया सर। और बहुत अच्छी जानकारी दी। अ, जितेंद्र भाई आपने इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, और धन्यवाद भविष्य में सर। भी कुछ विषयों में आपके साथ में हम बातचीत करते रहेंगे। विज्ञान केंद्र के बारे में कुछ बातचीत करेंगे भविष्य में और मैं सारे दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में
आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद संजीव जी, जय भीम, नमस्कार, जय भीम। जय सतनाम।